सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। इट्स केशव लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी क्लास 8 की साइंस बुक का चैप्टर सेल, दैट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कवर करेंगे, पर उससे पहले देख लेते हैं हम आज का मोटिवेशनल डोज। सो ग्रोथ बिगिंस व्हेन वी स्टार्ट टू एक्सेप्ट आवर ओन वीकनेस। तो हमारी ग्रोथ कब शुरू होगी? जब हम अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करेंगे और उन पे वर्क करना शुरू करेंगे। अगर हम देखो, कमी हर किसी के अंदर होती है, ठीक है ना, और हमें बस ज़रूरत है कि हम उसको पहचानें और उस पर वर्क करें। तभी जाकर जो है आपकी ग्रोथ स्टार्ट होगी और आप सक्सेस को अचीव कर पाओगे। सो हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर बिना टाइम वेस्ट किए, जिसका नाम है सेल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई होप कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे। सो हाँ जी, सी। तो देखो, जो सेल होता है ना, वो हमारी बॉडी का सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। अब देखो, सबसे बेसिक यानी कि हमारी जो बॉडी है ना, वो इन सेल से ही बनी हुई है, ठीक है। और ये फंक्शनल यूनिट भी है। फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है बच्चों? जो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करें। अब देखो, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। आप सभी घरों में रहते हो, है ना, ये रहा आपका घर, ठीक है। तो देखो, जब आप घरों में रहते हो तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम से घर बन गया। स्टार्टिंग से छोटे छोटे प्रोसेस से घर बनने शुरू होते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या लेते हैं? ब्रिक्स होती है ना। और जैसे जो ब्रिक्स है वो एक दीवार को फॉर्म करती है, फिर दीवार से एक रूम बनता है और उस रूम के बाद हमारा घर बनता है ना। तो इसी तरह से सेम टू सेम जो ब्रिक्स है, उसी तरह से हमारे सेल्स होते हैं। हमारे सेल्स क्या करते हैं? छोटे 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 बहुत सारे सेल होंगे, ठीक है। वो क्या बनाएंगे बच्चों? टिश्यूज़। अब टिश्यूज़ से क्या बनते हैं? हमारे ऑर्गन्स, ठीक है ना। और ऑर्गन से हमारे बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद बनती है हमारी बॉडी। तो ये था हमारा सेल का प्रोसेस। जो बिल्कुल सेल होते हैं वो ब्रिक्स की तरह होते हैं, छोटे छोटे सेल बनते हैं, उसके बाद टिश्यूज़ बनते हैं, फिर हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, देन हमारा पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो इसीलिए जो है सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। तो देखो, ये ना हमारी लाइफ की सबसे छोटी यूनिट है, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट है ये, और इसे बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है हमारी लाइफ का। यानी कि इसी की वजह से जो है हमारी जो लाइफ है वो आज बिल्ड हुई हुई है। तो देखो, बिल्ड हुई हुई है का मतलब क्या है? मैंने अभी आपको बता दिया कि छोटे छोटे सेल हैं, उनसे क्या बनेगा? अब एक टिश्यू बनेगा। अब जब बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे हो जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे? ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाएंगे वो बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। तो इसीलिए जो हमारे सेल हैं उसे हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। तो देखो, अब ये जो सेल है ये डिस्कवर किसने किए थे? वो किए थे रॉबर्ट हुक ने इन 1665। अब देखो, ऐसा नहीं है कि डिस्कवर का मतलब है इसने बनाए थे, नहीं। इसने इसके बारे में बताया था कि हमारी बॉडी कुछ इस तरह सेल से बनी हुई है, ठीक है जी। तो किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने बताया था इन 1665। तो हाँ जी, अगर आपको उसकी ऑडियो सुननी है तो वो भी मैं आपको सुना देती हूँ, देखिए। Basic structural and functional unit. The cell is the basic structural, functional and biological unit of all known living organisms. It is the smallest unit of life that is classified as a living thing and is often called the building block of life. The cell was discovered by Robert Hooke in 1665. तो हाँ जी, ये रही हमारी एक सेल की फ़ोटो, ठीक है। तो इसे आप अभी सिर्फ देखो, इसे मैं छोटे एक तरीके से समझाऊंगी, उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, एक छोटा सा हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, एक ही होते हैं हमारे सेल, ठीक है। इसके अंदर एक होता है हमारा ऐसे करके कलर्ड होता है, वो बिल्कुल कलर्ड, हम उसे कह सकते हैं जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है ना। जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो। दोबारा से बनाती हूँ, यहाँ पर देखो, ये क्या होता है हमारा? यहाँ पर एक सब्सटेंस होता है थोड़ा जेली लाइक, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है जी। क्या बोलते हैं हम इसे? न्यूक्लियस। उसके बाद जो है, जिस तरह से एक ब्रिक की बाउंड्री होती है ना, ये एक ईंट है सपोज, इसकी भी एक बाउंड्री है ना, उसी तरह से जो हमारा सेल होता है बच्चों, उसकी भी ये क्या होती है? बाउंड्री होती है, ठीक है। ये जो सेल की बाउंड्री इसीलिए बनाई जाती है ताकि इसे कोई भी हार्म ना हो बाहर की चीज़ों से। और इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं एंड सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और ये हमारा होता है न्यूक्लियस, और इसके अंदर का जो एक ये आपको स्पेस दिख रहा होगा, ये होता है एक साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके अंदर एक फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है, थोड़ा जेल की जैसा इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ। तो देखो, मैंने आपको भी बताया ना
कि ये क्या है, न्यूक्लियस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी सेल में ये क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस। और एक इस न्यूक्लियस की भी एक मेम्ब्रेन होती है जो आपको दिख रही होगी साइड में, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उसी के बाद जो ये आपको दिख रहा है सारा का सारा, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मिक जेल लाइक जो है फ्लूइड होता है जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन के। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सभी अपने स्कूल में लंच बॉक्स लेके जाते हैं, ठीक है ना। आपकी मम्मी क्या करती होंगी, उन्हें रैप करके अच्छे से टिफ़िन बॉक्स के अंदर डाल के आपको देती है। बट कैसा होगा अगर आप ऐसे ही जो है अपने खाना ऐसे ही जो है अपने बैग के अंदर रख लो बिना उसे टिफ़िन बॉक्स में रखे, तो क्या होगा, आपका खाना जो है वो ख़राब हो जाएगा, है ना, वो डैमेज हो जाएगा। तो आप अपने खाने को भी एक प्रोटेक्शन शेल में लेके जाते हो ना, एक तरह से बाउंड्री मेम्ब्रेन भी हम उसे बोल सकते हैं। तो जिस तरह से आप अपने खाने को प्रिजर्व करके एक बॉक्स के अंदर रखते हो, उसी तरह से ये जो सेल है इसको भी ये सेल मेम्ब्रेन प्रिजर्व करके रखती है बाहर की एक्टिविटी से। ठीक है, इतना आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और ये जो आगे गोल्गी अपैरेटस है एंड इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप आगे आप जो है चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। एक और बात, जो ये न्यूक्लियस होता है ना, देखो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इस न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है। तो हाँ जी, देखो सेल थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में आपको दिया नहीं हुआ है, बस मोटा मोटा सा बताया। तो देखो जो रॉबर्ट हुक थे, एक श्वैन थे, विर्चो थे और ल्यूएनहॉक थे एंड शेल्डीन थे, ठीक है। ये कुछ साइंटिस्ट आप इन्हें कह सकते हो, ठीक है। ये कुछ ऐसे पर्सन्स थे जिनकी वजह से सेल थ्योरी जो है वो आगे डेवलप हुई थी। और जो सेल थ्योरी है वो वाइडली क्या कहते हैं उसे, एक्सेप्ट की गई थी बेसिकली, ठीक है ना, और एक्सेप्ट की गई थी। और ये जो सेल थ्योरी एक्सप्लेन करती है एक रिलेशनशिप को सेल्स के बीच में और जो लिविंग थिंग्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको ये बेसिकली सेल थ्योरी हमें बताती है। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो जो सेल थ्योरी है, अब वो कहती क्या है एक्चुअली में, है क्या ये सेल थ्योरी। तो देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, वो किससे बनी हुई है, वो सेल से बनी हुई है। तो इस पहला पॉइंट क्या हो गया सेल थ्योरी का, कि जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, वो सब जो है सेल से बने हुए हैं। सेल जो है उनकी बिल्डिंग ब्लॉक है। उसके बाद है जो न्यू सेल्स है वो क्रिएट कैसे होते हैं। अब बात ये भी आएगी ना कि अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी बॉडी में कुछ मिनिमम से सेल है, नहीं। तो देखो हमारी बॉडी में क्या होता है, जो सेल्स है ना वो खुद पे खुद डिवाइड होते रहते हैं और उनका नंबर बढ़ता रहता है। तो देखो सपोज करो कि ओल्ड सेल है, अभी क्या करेगा, ये डिवाइड हो जाएगा और इससे एक यहाँ से सेल बन जाएगा, एक यहाँ से सेल बन जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है नए सेल जो है वो किस तरह बनते हैं, जब ओल्ड सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं। और जो सेल होता है वो हमारी बेसिक बिल्डिंग यूनिट है लाइफ की। तो ये 3 पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं सेल थ्योरी से रिलेटेड, कि हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है। सेल हमारी बिल्डिंग ब्लॉक है बेसिकली, हमारी बेसिक बिल्डिंग यूनिट है हमारी लाइफ की। और जो न्यू सेल्स है वो क्रिएट होते हैं जब ओल्ड सेल्स जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। अब हम सेल के साइज की बात करते हैं। तो देखो जो सबसे छोटा सेल होता है ना, ठीक है, माइक्रोमीटर में जो होता है वो बैक्टीरिया का होता है, ठीक है। बैक्टीरिया का सबसे छोटा सेल होता है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर का जो है ये सेल होता है। उसके बाद सबसे लार्जेस्ट सेल जो होता है वो होता है हमारे ऑस्ट्रिच का। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ना, ठीक है, वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। उसका जो मेजरमेंट है वो आपको दिया हुआ है 170 माइक्रोमीटर इंटू 130 माइक्रोमीटर, ठीक है जी। तो ये थी हमारे कुछ सेल से रिलेटेड उसके साइज की बात हमने कर ली है, कि सबसे छोटा जो सेल है वो बैक्टीरिया का होता है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, एंड जो लार्जेस्ट सेल है वो होता है हमारा ऑस्ट्रिच का एग, जिसका मेजरमेंट होता है 170 माइक्रोमीटर टू 130 माइक्रोमीटर। अब आती है हमारी बात सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक है जी। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते ही मेरा फेवरेट टॉपिक है हमेशा से ही। तो देखो मैंने आपको बता दिया कि सेल मेम्ब्रेन की ज़रूरत क्यों होती है, मैंने आपको लंच बॉक्स का एग्जांपल देके अच्छे से समझा दिया है ना। तो वो तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि जिस तरह से आपका जो टिफ़िन बॉक्स है वो आपके खाने को बाहर का जो इन्वायरमेंट है उससे सेपरेट करता है, उसी तरह से जो सेल मेम्ब्रेन होती है कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, कुछ की बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भी इससे परफॉर्म होते हैं, और ये क्या करती है, ये जो आउटसाइड का जो इन्वायरमेंट है उससे हमारे सेल को सेपरेट करती है। और जो सेल मेम्ब्रेन है, मैंने आपको बताया कि वो बायोलॉजिकल
मैंने आपको बताया ना कि वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, तो वो कुछ प्रोसेसेस भी परफॉर्म करती है। तो वो परफॉर्म कौन से प्रोसेसेस करती है वो हम देख लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, सब्सटेंसेस जो है सेल के अंदर आ सकते हैं और उससे जा सकते हैं, यानी कि जो मूवमेंट है सब्सटेंसेस की इन एंड आउट ऑफ द सेल्स, वो किसकी वजह से होती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन की वजह से। और बेसिकली सेल मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन से दो चीज़ें बेसिकली पास आउट होती है, एक हमारा वाटर जिसे हम बोलते हैं H2O, और दूसरी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं बेसिकली जो हमारे सेल से इनकी मूवमेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, कि हमारे सेल को प्रोटेक्ट करके रखे बाहर की सराउंडिंग से, ठीक है। तो क्या करती है हमारी मेम्ब्रेन, प्रोटेक्ट करती है सेल को बाहर की सराउंडिंग से। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, ये परफॉर्म करती है बहुत सारे प्रोसेसेस, यानी कि इसकी वजह से ही सेल के अंदर सामान जो है वो आ जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म है वो सेल मेम्ब्रेन, ये हमारा इस तरह से सेल है कि न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारा साइटोप्लाज्म, यानी कि जो इस सेल मेम्ब्रेन के विद इन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस साइड पे बेसिकली हमारा साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये साइटोप्लाज्म होता क्या है, एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है। और जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर 70 to 90% वाटर होता है बेसिकली, और ये कलरलेस होता है, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये दो टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे। सो दिस इज अ साइटोप्लाज्म, देख सकते हैं आप, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये जेली लाइक जो सब्सटेंस है ये हमारा न्यूक्लियस, और इसके अंदर बहुत और चीज़ें प्रेजेंट होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइजोबम्स, ये आप आगे पढ़ोगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास ऑर्गेनेल्स। अब देखो ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होता है, लिटिल ऑर्गन्स, यानी कि छोटे छोटे ऑर्गन्स। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, और ये मेम्ब्रेन से इनकी बाउंड्री जो है वो बेसिकली बनी हुई होती है। तो देखो ये जो छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो दोबारा से देख लो, ऑर्गेनेल्स लिटिल ऑर्गन्स, छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, यूजुअली मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होते हैं, और ये छोटे छोटे कुछ ना कुछ अपने स्पेसिफिक से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते रहते हैं। अब ऐसे कौन कौन से मेजर ऑर्गेनेल्स है, तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, राइजोम्स है, एंड गोल्गी बॉडीज है, और भी बहुत सारे हैं। बेसिकली आपको ये 3-4 ही पढ़ने हैं। सो यू कैन सी अब एक प्लेलिस्ट टाइप कुछ एक छोटी सी ऑडियो चलेगी, वो आपको देखनी है, ठीक है। Organelles. Organelles, literally little organs, are usually membrane bound and are structures inside the cell that have specific functions. Some major organelles are the mitochondria, ribosomes, Golgi bodies, etc. अब हम पढ़ लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एक हमारी ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह एक्ट करता है, ठीक है जी। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह एक्ट करता है, हमारे जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसी तरह से सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम कौन होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है अपने अंदर और उसे ब्रेक कर देता है, और उससे क्या करता है, एनर्जी क्रिएट करता है सेल के लिए, ठीक है जी। तो देखो, और ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के लिए एनर्जी क्रिएट करता है, इसे हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा, जो न्यूट्रिएंट्स को लेता है और छोटे छोटे उसे कंपोनेंट्स के अंदर आप कह सकते हो बेसिकली ब्रेक कर देता है, और उससे क्या होता है, जो हमारी एनर्जी है वो क्रिएट होती है। और ये जो बेसिकली प्रोसेस है ऑफ क्रिएटिंग सेल एनर्जी इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। They are organelles that act like a digestive system that takes in nutrients, breaks them down, and creates energy for the cell. The process of creating cell energy is known as cellular respiration. अब देखो, जो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हमारे जो बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। तो देखो, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जहाँ पर हम एनर्जी क्रिएट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल के लिए, और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस जो इस सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर होते हैं, उसे 1 सेकेंड
हाँ जी, तो देखो बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बेसिकली होते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है होता है, इट इज शेप्ड परफेक्टली टू मैक्सिमाइज इट एफर्ट्स, यानी कि अपनी जो शेप है ये खुद जो है इसे छोटा भी कर सकती है, अपनी शेप को बड़ी भी कर सकती है। क्यों? अपने एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर इसे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं तो अपने साइज़ को जो है इंक्रीज़ कर लेगी, बट अगर थोड़े एफर्ट्स में काम चल रहा है तो ये अपने साइज़ को छोटा ही रखेगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया वाला टॉपिक भी समझ आ गया होगा। अब देखो जिस तरह से हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है ना, अब सेल्स भी तो हमारी बॉडी का पार्ट ही हैं, तो उन्हें भी प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। और ये प्रोटीन्स जो है ये किसके लिए यूज़ करते हैं? या तो ये एंजाइम्स के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली हमारे सेल्स, ठीक है, या फिर ये यूज़ करते हैं एक सपोर्ट के लिए, क्योंकि इन्हें बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, तो या तो ये उसके सपोर्ट के लिए प्रोटीन्स को यूज़ करते हैं या फिर एंजाइम्स की तरह। उसके बाद जो राइजोम्स होते हैं ये बेसिकली हमारे प्रोटीन बिल्डर्स होते हैं, यानी कि ये प्रोटीन बनाते हैं। ये जो है प्रोटीन सिंथेसाइजर्स होते हैं हमारे सेल के, यानी कि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन को बिल्ड करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि जो सेल्स हैं उन्हें प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, और जो राइबोसोम्स है हमारे, वो क्या करते हैं? प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं बेसिकली, और इसीलिए इन्हें हमारे प्रोटीन बिल्डर्स बोला जाता है एंड सिंथेसाइजर्स ऑफ द सेल बोला जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास गोल्गी बॉडीज। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ लिया और राइबोसोम्स हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास आता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और गोल्गी बॉडीज। तो एक ऐसी ऑर्गेनेल होती है बच्चों जो यूकारोटिक सेल्स के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होती है, और जो यूकारोटिक सेल्स होते हैं जो अपने आप अपने फंक्शंस को बेसिकली परफॉर्म करते हैं। और ये जो है बेसिकली किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था? इसे 1897 के अंदर इसे एक इटालियन फिजिशियन थे कैमिलो गोल्गी, ठीक है, उन्होंने इसे बेसिकली आइडेंटिफाई किया था, डिस्कवर किया था, और उसके नाम पर ही इनका नाम पड़ता है गोल्गी बॉडी। तो इनका जो नाम था वो था, जो साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे, कैमिलो गोल्गी, और इन्होंने इसे आइडेंटिफाई करा था 1897 के अंदर, और इन्होंने इसका अपने नाम पर ही एक नाम रख दिया था गोल्गी बॉडीज, और इन्होंने इसका नाम रखा था 1898 के अंदर। और जो बेसिकली गोल्गी बॉडीज होती है हमारी, ये प्रोटीन जो हमारा प्रोसेस होता है प्रोटीन बनने का, उसमें ये सिक्रेशन के लिए काम करती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब प्रोसेसिंग होती है प्रोटीन की, उसमें सिक्रेशन जो होता है, उसके लिए जो हमारी गोल्गी बॉडीज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब देखो नेक्स्ट न्यूक्लियस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो हमारा सेल न्यूक्लियस होता है ना, ये हमारे जैसे हमारा ब्रेन है ना, उसी तरह से जो न्यूक्लियस है वो सेल का ब्रेन होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये ईटिंग को हमारी जो हम खा रहे हैं, हमारी कुछ अदर मूवमेंट्स हैं, और रिप्रोडक्शन को बेसिकली ये क्या करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ये हमेशा सेंटर में नहीं होता, ऐसा नहीं है कि ये न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में ही होगा, नो, ये कई बार इस साइड भी होता है, इस साइड भी होता है, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो बेसिकली चेंज होती रहती है। और ये जो एक बड़ा सा बिग सा डार्क स्पॉट होता है जो साइटोप्लाज्म के बीच में बेसिकली या फिर साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, बट होगा ये कहाँ पर? साइटोप्लाज्म की यहाँ पर मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म, एंड होगा न्यूक्लियस यहाँ पर। बेशक यहाँ पर हो जाए या यहाँ पर हो जाए, बट इसकी जो बेसिकली एक लोकेशन है वो सेम रहेगी, पोजीशन इसकी चेंज हो सकती है। अब आता है हमारे पास आगे न्यूक्लियस के बारे में दिया हुआ। तो जो न्यूक्लियस होता है वो सेपरेटेड होता है साइटोप्लाज्म से, एक मेम्ब्रेन होती है। अब देखो ये सेल है, न्यूक्लियस सारी साइटोप्लाज्म, अगर न्यूक्लियस ऐसे ही पड़ा होगा तो ये तो साइटोप्लाज्म से इसका कुछ रिएक्शन होगा ना, बट नहीं होता, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसकी भी खुद की मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है जी, और उसके बाद जो ये स्मॉलर एक और इसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर एक और स्मॉल सी स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट होती है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर बहुत सारे थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर्स जो है वो होते हैं। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये कंटेन करता है, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, और इनके अंदर होते हैं जीन्स। जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसके बाद जब जो आगे ऑफस्प्रिंग जो पैदा होता है, तो उससे ही हमारे क्रोमोसोम्स के थ्रू जो जीन्स है उसमें जाते हैं बेसिकली, और उनकी वजह से उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफाइन होते हैं। ठीक है जी, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो क्या कैरी करते हैं? जीन्स, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये आपके सपोज करो ये एक फादर है, की मदर है, और एक बच्चा है। जिस तरह से आपके कुछ ना कुछ आपकी सिमिलैरिटी होगी, ठीक है ना, आप कुछ ना कहीं से आप सिमिलर दिखते होंगे अपनी मम्मी की तरह, पापा की तरह, तो वो क्या है? वो जीन्स ही तो है।
ठीक है ना, वो जीन्स ही हैं और जो क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं बेसिकली वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो जो क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं आपके पेरेंट्स से और फिर वो आगे ऑफस्प्रिंग्स पे जाके ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो ये रहा हमारा न्यूक्लियस। तो देखो ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा इसके अंदर न्यूक्लियस। और देखो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स। देखो यहाँ से जो एक डायग्राम इससे आपको अच्छे से पता चलेगा, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है और ये देखो यहाँ पर ये अंदर साइटोप्लाज्म है और ये जो हमारा न्यूक्लियस है इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये जो है इसकी बेसिकली न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। ठीक है जी। तो हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमोसोम्स। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली डीएनए से बने होते हैं, यानी कि ये किससे बने होते हैं, डीएनए से ही बने होते हैं, जिसे हम बोलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और ये जो होते हैं बेसिकली जो सेगमेंट्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट इसके स्पेसिफिक पैटर्न हम उसे बोल सकते हैं, इसके डीएनए के जो सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं जो उसे हम बोलते हैं जीन्स। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं और जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये बेसिकली ये सेल की न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। तो देखो जो सेल का न्यूक्लियस है उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और जो क्रोमोसोम्स है वो डीएनए से बने होते हैं और ये इस बेसिकली जो क्रोमोसोम्स है वो क्या कंटेन करते हैं, हमारे जीन्स को वो कंटेन करते हैं। In specific patterns are called genes. The chromosomes and genetic material can be found in the nucleus of a cell. In prokaryotes, DNA floats in the cytoplasm in an area called the nucleus. देखो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, यूकारोटिक्स एंड प्रोकारोटिक्स। जो प्रोकारोटिक्स सेल्स होते हैं ना उसमें क्या होता है बेसिकली हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती, जो यूकारोटिक्स है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। और जो प्रोकारोटिक सेल्स है उसके अंदर नहीं होती। तो कई बार क्या करता है जो डीएनए है ना वो ऐसे साइटोप्लाज्म के अंदर जाके फ्लोट करता है, फ्लोट करने लग जाता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जाके, और उस एरिया को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो अगर आपसे पूछे दैट व्हाट इज न्यूक्लियस तो आप बता सकते हो एक डार्क सा स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसकी एक मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं जो डीएनए से बने हुए होते हैं। और जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर जीन्स होते हैं और कई बार प्रोकारोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जिसकी वजह से ये जो डीएनए है ये साइटोप्लाज्म के अंदर जाके फ्लो करता है, फ्लोट करता है, तैरता है, एक तरह से घूमता रहता है वहां पर और उस एरिया को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट है हमारे पास वैक्यूल। अब देखो जो ब्लैंक एक स्ट्रक्चर होता है ना साइटोप्लाज्म के अंदर हमें दिखता है कि ब्लैंक होता है जो बिल्कुल स्ट्रक्चर, उसे हम बोलते हैं वैक्यूल। और जो एनिमल सेल्स होते हैं एनिमल्स, अब आप एक बात याद रखना, एनिमल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर सारे एनिमल्स आएंगे और ह्यूमन बींग्स को भी हम एनिमल्स से ही डिनोट करते हैं बेसिकली बायोलॉजी के अंदर। तो देखो जो ब्लैंक स्ट्रक्चर होता है हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर उसे हम बोलते हैं वैक्यूल। और जो एनिमल्स होते हैं उनके पास छोटे वैक्यूल्स होते हैं, बट जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके पास लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। अब आप डायग्राम देख लीजिए एक बार। तो ये रहा हमारा वैक्यूल्स। अब देखो यहाँ पर सामान है, यहाँ पर सामान है, इतना सारा सामान रखा हुआ है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये जो खाली स्पेस है इसे हम बोलते हैं वैक्यूल। एनिमल सेल्स जो होते हैं उसमें स्मॉल वैक्यूल होता है, बट जो प्लांट सेल्स होते हैं उसके अंदर लार्ज वैक्यूल्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। Of the cell. They are only found in plant cells. Animal cells do not have chloroplasts. The purpose of the chloroplast is to make sugars and starches. They use a process called photosynthesis to get the job done. हाँ जी, तो देखो अब आता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ये हमारे सेल के फूड प्रोड्यूसर्स इन्हें हम बोलते हैं। और ये सिर्फ बेसिकली प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं क्योंकि जो प्लांट सब अपना खुद का फूड है वो प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए जो क्लोरोप्लास्ट है उन्हें हम फूड प्रोड्यूसर्स बोलते हैं और वो प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट का जो बेसिकली फंक्शन क्या होता है, इनका बेसिक फंक्शन होता है कि ये शुगर्स और स्टार्च बनाते हैं, ठीक है ना, शुगर बनाते हैं और स्टार्च बनाते हैं। और ये जो बेसिकली एक प्रोसेस होता है जहाँ पर इस शुगर और स्टार्च को बनाते हैं इसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर हमें पढ़ा था ना क्लोरोप्लास्ट होता है जो सेल के बेसिकली फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। बेसिकली ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं,
animal cells do not have any chloroplast because they do not produce their food they with own their body. ठीक है ना, तो अपनी खुद की बॉडी से वो फूड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो बाहर से इनटेक करते हैं, बट जो प्लांट्स सब अपनी खुद की बॉडी में ही जो फूड है वो प्रोड्यूस करते हैं. अब देखो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? बेसिकली ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो हमें जो प्लांट्स के सेल्स होते हैं या फिर जो अलगी होती है, ठीक है, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है. तो अलगी जो होती है बेसिकली ग्रीन सा एक ऑर्गेनिज्म आ जाता है जब आप बहुत दिन तक एक पानी को एक जगह पर रखते हो. ठीक है, तो देखो प्लास्टिड्स क्या बेसिकली मेजर ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं प्लांट सेल्स उसके अंदर मिलते हैं हमें या फिर ये मिलते हैं एल्गी के अंदर. और जो प्लास्टिड्स होती है ये पिगमेंट कंटेन करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर. ये जो पिगमेंट्स होते हैं इसी की वजह से हम डिफाइन कर पाते हैं कि जो सेल का कलर क्या होता है, इसी की वजह से हमारी सेल का जो कलर है वो चेंज होता रहता है. सो देखो आई हैव एवरी डायग्राम विद एवरी टॉपिक. ठीक है ना, तो मेरे पास हर एक डायग्राम है हर एक टॉपिक के साथ, आप देख सकते हो. ये रहे हमारे प्लास्टिड्स. तो देखो नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल्स. ये मैंने आपको बता दी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि इनमें जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है. और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है बेसिकली सेल मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है. बेसिकली ये टाइप्स ऑफ सेल वाला टॉपिक चल गया जहाँ पर मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताया है. तो देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है. दीज आर दो सेल्स विच लैक अ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन. तो अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स क्या, तो वो एक आ जाएगा हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी एंड दूसरा है हमारे पास बैक्टीरिया. नेक्स्ट है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स. ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है और जितने भी बाकी के ऑर्गेनिजम्स है ब्लू ग्रीन एल्गे को छोड़ के और बैक्टीरिया को छोड़ के सबके पास यूकैरियोटिक सेल्स होती है बेसिकली. तो एक तो ब्लू ग्रीन एल्गे के पास नहीं होती है यूकैरियोटिक सेल्स और दूसरा हमारी बैक्टीरिया के पास. जितने भी बाकी आपको ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं सबके सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गे एंड बैक्टीरिया. तो आई होप कि आपको चैप्टर आज का समझ आया होगा. प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कीजिएगा शेयर एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल. थैंक यू सो मच. आई होप कि आपको इस समझ आया होगा.